आइडेंटिटी यानी कि आपका दूसरा नंबर, पहला नंबर वाला डिफिनेशन आपका हो गया है। दूसरे पे बात करते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो दूसरा टर्म पढ़ना होता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को हिंदी में बच्चों पहचान कहते हैं। क्या कहते हैं? पहचान। ठीक है, पहचान कहते हैं। और ये पहचान भी इंग्लिश में होता है और हिंदी में भी होता है। ठीक है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। सबसे पहले हम बात करेंगे इन हिंदी और दूसरा बात करेंगे इन इंग्लिश। ठीक है बच्चों, तो हिंदी में हम समझते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आइडेंटिटी क्या हो सकता है। ध्यान रहे बच्चों, हर एक टेंस में आपको आइडेंटिटी पढ़ना होगा। ये क्यों पढ़ना होगा? ताकि हम सेंटेंस को देखकर ये बता सके कि ये कौन सा टेंस। अगर हिंदी में लिखा है तो हिंदी में अगर हिंदी में लिखा है तो हिंदी में ऐसा देख करके क्या ऐसा पॉइंट्स है, क्या ऐसा शब्द है कि हम देख करके बता सके कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक वैसे ही इंग्लिश में अगर सेंटेंस लिखा हो तो उसको हम देख करके बता सके कि कौन सा टेंस है। ठीक है बच्चों, कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है या भी नहीं है। ठीक है, समझते हैं। तो जिस वाक्य के अंत में, ठीक है बच्चों, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं, ऐसे टर्म अगर आपको लास्ट में मिलते हैं किसी भी सेंटेंस में तो आपका सेंटेंस अधिकतर जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। ये तो रही हिंदी की बात, हिंदी में पहचान। और इंग्लिश में पहचान कैसा रहेगा? किसी भी सेंटेंस को देख करके उसमें आपको देखने को ये मिलेगा इज, आर, एम के साथ आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपको दिखाई देगी। क्या आपको इतनी बातें समझ में आई? किसी भी सेंटेंस में अगर इज या आर या एम इन तीनों के साथ में कोई एक दिया हो और उसके साथ में क्या हो, बी4 हो, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो, कहने का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, बेस फॉर्म में क्या ऐड हो, ING। ठीक है बच्चों, तब उसको हम कहेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। क्या आपको इतनी बातें समझ में आई? तो अब हम बच्चों एग्जांपल से समझते हैं। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। लास्ट में यहां पर बच्चों दिखा, इस दिए गए सेंटेंस में लास्ट में आया है रहा हूं। जैसे ही रहा हूं आया है हम समझ जाएंगे ये हमारा जो सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। ये हमारे सेंटेंस का पहचान है। ठीक है, ठीक वैसे इंग्लिश में अगर बात करें तो इज, आर, एम तीनों में से कोई एक होना चाहिए। एम दिखा, ठीक है बच्चों, एम के साथ में क्या होना चाहिए, बी4 होना चाहिए। तो क्या बी4 दिखा बच्चों, ING। ठीक है, हमें दिखा, तो हम कह सकते हैं ये हमारा पूरा का पूरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्या आपको इतनी बातें समझ में आई? तो हम नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब, इसके पहले आप सभी लोग डिफिनेशन और आइडेंटिटी को अच्छे से पढ़ लिया है और समझ लिया है। नेक्स्ट पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो आपका जो नेक्स्ट पॉइंट्स है आपके हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है बच्चों, तो हेल्पिंग वर्ब समझते हैं। हेल्पिंग वर्ब केवल और केवल इंग्लिश में ही होता है बच्चों। ठीक है, किसमें? केवल और केवल इंग्लिश में ही होता है। वो आपका क्या रहेगा, इज या फिर आर या फिर एम। इज, आर, एम वर्ब की मदद से हम स्ट्रक्चर को बनाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे हम नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो स्ट्रक्चर, यानी कि इसके पहले आप लोगों ने डिफिनेशन, आइडेंटिटी, हेल्पिंग वर्ब को अच्छे से पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर पर। ठीक है, तो जो आपके स्ट्रक्चर होते हैं, सबसे पहली बात, स्ट्रक्चर को हिंदी में क्या बोलते हैं, संरचना। ठीक है बच्चों, या फिर इसको आप ढांचा भी कह सकते हो। क्या कहोगे बच्चों, ढांचा भी। ठीक है बच्चों, अब यहां पर समझते हैं कि जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी हिंदी से इंग्लिश बनाते समय क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, किस रूप में होता है, बाद में क्या रहेगा और बीच में क्या रहेगा, उसका एक ऑर्डर को ही समझना स्ट्रक्चर कहलाएगा। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले नंबर पे
स्ट्रक्चर जो बच्चों होता है वो सेंटेंस के रूप में सेट रहता है। सेंटेंस को हिंदी में बच्चों क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। और सेंटेंस के तीन मुख्य आपके टर्म हैं। कौन कौन से हैं? पहला तो आपका सब्जेक्ट, ठीक है बच्चों, और दूसरा आपका बच्चों वर्ब है, और तीसरा बच्चों आपका है ऑब्जेक्ट। टेंस में जो सेंटेंस होता है बच्चों वो मेन आपको पढ़ने पड़ते हैं 3, जबकि टोटल आपको पढ़ने पड़ते हैं बच्चों, टोटल आपको 6 पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, टोटल आपको 6 पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। स्ट्रक्चर में जो सेंटेंस है, यानी कि हर एक टेंस में सेंटेंस आपको मुख्यतः 3 ही पढ़ने पड़ेंगे। पहला आपका असर्टिव सेंटेंस, दूसरा बच्चों आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और तीसरा आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जैसे कि बच्चों आप लोग इसकी हिंदी देख सकते हो, असर्टिव सेंटेंस को कथनात्मक वाक्य कहते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, तो बच्चों ध्यान रखना वो बातें गलत हो जाएगी। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य। और जबकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में नकारात्मक वाक्य। सॉरी बच्चों, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को कहेंगे प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस के 2 टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस। तीनों एक ही है, आपकी मर्जी, जो आपको आसान लगे वही बोलिए, पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस। ठीक है, दूसरा जो टाइप होता है आपका निगेटिव सेंटेंस, यानी हिंदी में नकारात्मक वाक्य। आगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, तो सबसे पहला इसमें जो टाइप होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एस या नो टाइप। ठीक है बच्चों, यस या नो टाइप। दूसरा जो होता है बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH टाइप। यस या नो टाइप और WH टाइप, इसको आगे क्लास में हम अच्छे से पढ़ेंगे, क्या होता है यस या नो टाइप और क्या होता है WH टाइप। ठीक है बच्चों, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में इसमें भी 2 आपके पढ़ने पड़ते हैं रूप। पहला आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, वही वाला एस या नो टाइप, इसको आप फर्स्ट टाइप भी कह सकते हैं। और दूसरा बच्चों आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, WH टाइप। ठीक है, अब इन सभी के आगे हम इन सभी के अब स्ट्रक्चर देखते हैं एक एक करते हुए। ठीक है बच्चों, सबसे पहले पॉजिटिव या अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस का सबसे पहले शुरुआत में क्या रहता है बच्चों? सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत में क्या रहता है? सब्जेक्ट। इसके बाद बच्चों आपका क्या रहेगा? सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब की मदद लेंगे, है ना बच्चों। सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हम इज या फिर आर या फिर एम लिखेंगे, और इसके साथ वर्ब की 4th फॉर्म। इसके बाद बच्चों क्या? ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद अदर वर्ड। क्या आपको इतनी बातें समझ में आई? लेकिन वहीं पर नेगेटिव सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर रहेगा? इज आर एम के बाद ठीक नॉट लग जाएगा। ठीक है, तो क्या स्ट्रक्चर होगा नेगेटिव सेंटेंस का बच्चों? आप लोग इसको जरूर लिखें। ठीक है, दूसरा अगर बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है यही सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, बाकी सारे सब कुछ बाकी सभी सेम रहेंगे। कैसे? सबसे पहले इज या आर या एम, इसके बाद बच्चों सब्जेक्ट प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में ये सिंबल आप लोग लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपने पूरा सेंटेंस सही किया है और आपने पंचुएशन का इस्तेमाल नहीं किया है तो आपका पूरा सेंटेंस गलत माना जाएगा। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप में क्या होगा कि जो बीच में सेंटेंस आते हैं, बीच में जो सेंटेंस के बीच में जो प्रश्न पूछने वाले शब्द आते हैं उन सबको पहले लिखा जाता है, यानी कि WH, या हम कह सकते हैं क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे, प्लस इज आर या फिर एम प्लस सब्जेक्ट। इसके बाद बच्चों B4 और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है,
अदर वर्ड, ठीक है बच्चों, अदर वर्ड और प्लस अदर वर्ड के बाद आपको लगाना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है बच्चों। यानी कि बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेम जो है आपका एस एनो टाइप वाला ही रहेगा स्ट्रक्चर, बस क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो बीच में वर्ड्स आकर के प्रश्न करते हैं तो उनको पहले लिखा जाएगा, बाकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस या नो जो टाइप है वही सेम टू सेम वही रहेगा। फिर क्या, यानी क्वेश्चन वर्ड फिर प्लस क्वेश्चन वर्ड के बाद आपका इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाएं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में कुछ करना नहीं होता है, सेम टू सेम यही सारी चीजें रहेंगी, केवल सब्जेक्ट के ठीक बाद आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आपके सारे स्ट्रक्चर कंप्लीट हुए। तो टोटल कितने कंप्लीट हुए बच्चों आपके 6, यानी हर एक सेंटेंस का 6 सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, किसमें, टेंस में। बच्चों हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है बच्चों, सबसे पहले हम ये समझते हैं, ट्रांसलेशन को हिंदी में अनुवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुवाद, ठीक है बच्चों। अनुवाद क्या होता है कि किसी भी लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में चेंज करना ही ट्रांसलेशन कहलाता है। यहां पर बच्चों आपको हिंदी से आपको बच्चों किस में चेंज करना है, इंग्लिश में, ठीक है। यानी कि दोनों टर्मों को मिलाकर के हम अगर एक वर्ड में बात करें तो क्या, दोनों को मिलाकर के हम एक शॉर्ट टर्म में क्या बोलेंगे बच्चों, इंग्लिश, क्या बोलेंगे, इंग्लिश। ध्यान रहे आपको इसी ऑर्डर में पढ़ना है, सबसे पहले डेफिनेशन, आइडेंटिटी, हेल्पिंग वर्ब और स्ट्रक्चर, फिर ट्रांसलेशन, लास्ट में आपको ट्रांसलेशन पढ़ने ही पढ़ने होंगे। अगर आपसे ये क्वेश्चन कोई करे कि हम टेंस क्यों पढ़ते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यही है कि हम टेंस इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें ट्रांसलेशन आने लग जाए और हम आंसर राइटिंग इंग्लिश में कर सकें, ठीक है बच्चों। इसलिए टेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसमें भी पॉइंट्स आपको ना समझ में आए हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।